हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10 जनवरी को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ लुक एट प्रोजेक्ट टाइगर 50 ईयर्स ऑन। 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इस बार यूपीएससी में आपको प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है के शेप्ड क्वेश्चन। इसमें हम के शेप रिकवरी क्या होता है, वी शेप रिकवरी क्या होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि आपको प्री में पूछे जा सकते हैं। दोनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ लुक एट प्रोजेक्ट टाइगर 50 ईयर्स ऑन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 मेंस में आपको पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर ने सक्सेसफुली 50 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं और ये एक सक्सेसफुल कंजर्वेशन है। पूरी दुनिया जो है इंडिया की तरफ देखती है कि किस तरीके से इंडिया ने टाइगर को सक्सेसफुली कंजर्व किया है। उनकी पॉपुलेशन मोर देन ट्वाइस बढ़ा दी है पिछले कुछ सालों में। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। काफ़ी सारे सेक्शन इस आर्टिकल में दिए हुए हैं जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे। 2024 के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने अलग से मेंस के लिखे हैं जो इस आर्टिकल से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। पहला है एक्सप्लेन द इश्यूज़ रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर। क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट अ फोकस ऑन हैबिटेट कंजर्वेशन सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर में लीड टू ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ठीक, इस तरह का स्टेटमेंट भी आपको आ सकता है। आपको बोलना है डिस्कस करने के लिए आ सकता है। इस आर्टिकल से हम ये सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे। आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर समझते हैं, उसके ओरिजिन की बात करते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका ओरिजिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से हो गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार किसी भी फॉरेस्ट एरिया को रिकॉग्नाइज कर सकती थी एज अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे ही कोई भी एरिया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उस समय जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वहाँ रह रहे हैं उनके राइट्स को हटा करके उस एरिया के राइट्स किसको मिल जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया को कौन कंट्रोल करेगा? जैसे ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हो जाएगी, जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी होती है वो इसे कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इसे कंट्रोल करती है। नेशनल पार्क जो है जो बनाया गया उसे किस तरीके से बनाया गया? उसे क्लासिफाई किया गया कोर एरिया में, बफर जोन में और थर्ड हमारा ट्रांजिशन एरिया है। ठीक, तो इस तरीके से नेशनल पार्क जो है बनाए गए। कोर एरिया जो है इनवॉयलेट एरिया है, यहाँ पर सबसे कम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। बफर जोन में रिसर्च एक्टिविटीज़ हो सकती है। टूरिज़्म के लिए लोग बफर जोन में अपना गाड़ी से घूमते हैं, शेर देखते हैं, ये सारी चीज़ें नेशनल पार्क में अलाउ है। ठीक है, ट्रांजिशन एरिया में जो ह्यूमन है वो आसपास के जो गांव बसे हैं वो ट्रांजिशन एरिया में रहते हैं। बफर जोन में भी उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ट्रांजिशन जोन में अलाउ है। नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या की गई है, परमिट की गई है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? इसमें जो है जो प्रोटेक्शन है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो परमिट कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आसपास के एरिया में रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं और मान लीजिए वहाँ कोई तालाब है तो मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के लिए जो चीफ वार्डन है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। यह यूपीएससी में प्री में पूछा भी जा चुका है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक और चीज़ रहती है, ये पर्टिकुलर एनिमल के लिए भी बनाई जा सकती है। नेशनल पार्क किसी पर्टिकुलर एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाया जाता, ओवरऑल इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। अब इसमें जो कोर एरिया है जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, उस कोर एरिया को प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंदर टाइगर रिजर्व्स बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इस समय जो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए ये एक स्कीम के थ्रू बनाए गए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम, जैसे कि आपकी आयुष्मान स्कीम है
उस तरीके से बनाया गया। स्टैच्यूटरी बैकिंग अभी इसे नहीं दी गई, इसे लीगल बैकिंग नहीं दी गई, किसी एक्ट के अंदर नहीं बनाए जा रहे हैं टाइगर रिजर्व, एक स्कीम के अंदर बनाए जाने लगे। 1973 में टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स थे और अब देखें तो टोटल 54 टाइगर रिजर्व्स 18 स्टेट में बनाए जा चुके हैं। जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स है ना, जो कोर एरिया है उसको क्या कहा गया है, जो टाइगर रिजर्व है उसे क्या कहा गया है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स। ठीक, ये टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है, 26% ऑफ एरिया अंडर द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं उसमें टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो कितना है, ऑलमोस्ट क्वार्टर है, 26% है। एक स्पीशीज़ के लिए इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सरकार ने ध्यान दिया है टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर, और इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल भी रहा है। अगर आप 2022 के एस्टिमेट की बात करें तो कैमरा ट्रैप मेथड से सेंसस किया गया था और जिसके हिसाब से जो संख्या पॉपुलेशन आई है वो कितनी है, 3167 से 3925, 3167 से लेकर 3925 के बीच में पॉपुलेशन होने की संभावना है। ये रेंज क्यों दी है, क्योंकि आपने जो सेंसस किया है वो कैमरा ट्रैप मेथड से है और कैमरा ट्रैप मेथड से कई बार इतना आसान जो है आइडेंटिफाई करना नहीं होता एक शेर को दूसरे शेर से, है ना। डीएनए मेथड होती तो एकदम आप इजीली कर सकते थे एक शेर को दूसरे शेर से डिफरेंशिएट, लेकिन कैमरा ट्रैप मेथड में इतना इजी नहीं होता, डबल काउंटिंग हो सकती है। इसलिए एक रेंज दी गई है कि मिनिमम इतने टाइगर होंगे और मैक्सिमम इतने टाइगर। ठीक है, तो इंडिया ने जो है सक्सेसफुल किया है अपना प्रोजेक्ट टाइगर, जो मिशन था कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, उसको जो संख्या है वो डबल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है कि किस तरीके से इंडिया ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रेशर होने के बावजूद भी नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई और टाइगर को कंजर्व किया है, जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो कि अभी पॉवर्टी के अंदर है। तो एनवायरनमेंट वर्सेस जो डेवलपमेंट डिबेट है उसमें इंडिया ने बताया है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी किया जा सकता है और डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। उसके एग्जाम्पल में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। जब भी आए आपको क्वेश्चन तो आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है और ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आप बता सकें कि जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक, अब आगे बात करते हैं टाइमलाइन की, किस तरीके से जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो ग्रो किया है, और उसके बाद बात करेंगे इश्यूज़ की। 2005 के आसपास की बात है, पोचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो संख्या है टाइगर की वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइगर को मारने लगे थे। ठीक है, तो उस समय मनमोहन सरकार थी, उन्होंने 5 मेंबर टाइगर टास्क फोर्स की क्या किया, अपॉइंट किया। किस लिए किया, टू क्रैक द मिस्ट्री ऑफ वैनिशिंग टाइगर, जो टाइगर गायब हो जा रहे थे उसकी मिस्ट्री को जानने के लिए। तो ये टास्क फोर्स ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने कही, ये लाइन है, आप इसे लिख भी सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इट रोम इन। मतलब टाइगर का प्रोटेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन पर, और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन किस पर डिपेंड करता है, जो आसपास ह्यूमन फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं। इसका मतलब ट्राइबल लोग या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, अगर ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, तभी जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होगा, प्रोटेक्शन होगा, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होगा तो टाइगर का प्रोटेक्शन होगा। तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया ये समझते हैं। सरकार के द्वारा 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया और उसके अंदर क्या किया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई। 2006 में ये स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई गई जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, है ना। जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान से रिलेटेड थी वो हाईएस्ट जो बॉडी बनाई गई वो 2006 में बनाई गई, और स्टैच्यूटरी बैकिंग फर्स्ट टाइम जो है टाइगर रिजर्व को कब मिली, 2006 में। अभी तक के एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम था, अब इसे लीगल बैकिंग दी गई अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब जब भी आप टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो एक्ट के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। और NTCA को कौन हेड करता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वही इसे लीड करते हैं, हेड करते हैं। तो ये NTCA क्यों बनाया गया, ताकि जो कोर एरिया है उसमें अभी भी जो है ह्यूमन का इंटरवेंशन ना के बराबर रहे। अब जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात की गई थी उसको पहचानने के लिए, उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने क्या किया, 4 महीने बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया
2006। इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, जितने भी ट्राइबल लोग फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कई जनरेशन से 75 ईयर्स मिनिमम वहाँ पर गुजार चुके हैं, उनके कस्टमरी राइट और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट को पहचाना गया फॉरेस्ट लैंड में, है ना। अगर इनके राइट पहचाने जाएंगे तो ये फॉरेस्ट एरिया का कंजर्व करेंगे, और फॉरेस्ट एरिया अगर कंजर्व रहेंगे तो टाइगर का भी क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। तो इसी को करने के लिए सरकार ने क्या किया, FRA एक्ट बनाया, और FRA के अंदर ट्रेडिशनल राइट जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ट्राइबल लोग थे, उनके पहचाना गया, और ग्राम सभा को डेमोक्रेटिकली पावर दी गई डिटरमाइन करने की कि कौन कौन लोग हैं जिनके कस्टमरी राइट पहचाने जाने चाहिए और कौन के हैं जिनके नहीं पहचाने जाने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, टाइमलाइन हो जाएगी। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, FRA के अंदर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाया गया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बनाया गया। ये दोनों टर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये UPSC प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किसके अंदर बनाया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसके अंदर बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, और ये 2006। ये UPSC में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट नहीं किया जा सकता एक बार नोटिफाई होने के बाद। वहीं हम जो टाइगर हैबिटेट है उसे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है ऑब्वियसली एक्ट का, WPA के अंदर जो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बनाया जाता है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाया जाता है। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर जो है CWH आएंगे, और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर टाइगर रिजर्व्स आएंगे। ये बेसिक डिफरेंस हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो फाइनली 2006 में जब एक्ट बना तब जाके जो फंडामेंटल बेसिस था किसका, टाइगर रिजर्व्स बनाने का, वो फुलफिल हुआ। क्या फंडामेंटल बेसिस था, CTH इज़ टू प्रमोट ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस। ह्यूमन एनिमल का कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करने के लिए टाइगर रिजर्व्स डेवलप किए जा रहे थे, जो कि दोनों के कोएग्जिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनके जो राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स, सोशल राइट, डेवलपमेंटल राइट, लाइवलीहुड राइट्स, इसे भी पहचाना गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू। तो फाइनली ये हमारी क्या हो जाएगी, टाइमलाइन हो जाएगी, और 2006 में जा कर के जब फॉरेस्ट राइट एक्ट बना तो जो फंडामेंटल बेसिस था टाइगर रिजर्व का वो पूरा हो पाया। अब हम बात करेंगे इश्यूज़ के बारे में, ठीक है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट तो बना दिया गया 2006 में, और 2009 में इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसे बनाने की, नोटिफाई करने की बात की गई कि 2009 में नोटिफाई करेंगे। जब तक ये नोटिफाई नहीं होते रूल्स तब तक के जो एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन सरकार ने 2007 में 26 टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया, टोटल 12 स्टेट्स में, और विदाउट कंप्लाइंग विथ इट्स प्रोविज़न। तो अगर आप देखें तो ये 26 जो टाइगर रिजर्व थे इसमें बफर जोन नहीं बनाया गया, और बफर जोन ही वाला तो एरिया है जहाँ पर ह्यूमन जो है क्या कर सकते हैं, इनहेबिट कर सकते हैं। कोर एरिया में तो कोई घुस भी नहीं सकता। तो जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे, सबसे पहला वायलेशन उसका कहाँ पर हुआ, 2 साल बाद ही, 1 साल बाद ही हो गया। 26 टाइगर रिजर्व नोटिफाई कर दिए जिसमें बफर जोन नहीं बनाया गया। सिर्फ सिमलीपाल इन उड़ीसा जो नेशनल पार्क था उसमें बफर जोन था, बाकी उसके अलावा किसी भी एरिया में बफर जोन नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2012 में कहा गया कि आप लोग बफर जोन बनाइए, जितने भी टाइगर रिजर्व आप बना रहे हैं 1 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन का कहा गया कि बफर जोन आपको बनाना पड़ेगा, आसपास का मिनिमम 1 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन यहाँ से वॉयलेशन की शुरुआत हुई, और यहाँ से जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उस इशू की शुरुआत हो गई थी। अब जो दूसरा इशू था वो क्या था, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना दिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट बना तो दिए, लेकिन अब आप टाइगर रिजर्व जो भी नोटिफाई करेंगे उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट जब तक के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या फिर जो ट्राइबल लोग हैं उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ले लेता,
तब तक के किसी भी एरिया को टाइगर रिज़र्व घोषित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट राइट एक्ट में कि टाइगर रिज़र्व के जो अंदर का एरिया है उसमें भी ट्रेडिशनल राइट्स क्या किए जा सकते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं उनके, उसे रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, इंक्लूडिंग टाइगर रिज़र्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी था और सरकार ने इन्फॉर्म कंसेंट लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया तो क्या किया, बोला आप लोगों को हम रिलोकेट कर देते हैं या फिर रिहेबिलिटेट कर देते हैं। तो जो तीसरा इशू आया वो रिहेबिलिटेशन का इशू आया। सरकार ने जैसे ही FRA क्या किया, बनाया, तो जो भी लैंड सरकार लेती वो कौन से एक्ट के अंदर लेती, जो 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया था। लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट के अंदर जो है सरकार को क्या करना था, रीलोकेशन और रिहेबिलिटेशन करना था। इस एक्ट के अंदर अगर देखें तो सरकार को जो लोकल के लोग हैं उन्हें कंपनसेट करना था। अगर वो ज़मीन ले रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू से दुगना प्राइस सरकार को देना था। इसके अलावा जो भी एसेट उससे अटैच थे, फॉर एग्जांपल ट्री हो गए, प्लांट हो गए, वो भी उन्हें उतना भी उस पैसे को भी देना था, प्लस सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देना था कम से कम 1 साल के लिए। इसके अलावा वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना था एक टाइम में, है ना। जब रीलोकेट करते हैं तो आपको 25,000 30,000 सरकार अलग से दे, तो इतना पैसा सरकार को देना था, किसको, लोगों को। ठीक है, किसके अंदर, LARR के अंदर, जिन लोगों को सरकार क्या कर रही थी, रीलोकेट कर रही थी और रिहेबिलिटेट कर रही थी। लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया गया, सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से प्रोविज़न को यूज़ किया, 2008 के रिवाइज गाइडलाइंस फॉर ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोजेक्ट टाइगर 2008। ठीक है, इसमें जो गाइडलाइंस थी इसको इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, रीलोकेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए। और इसके अंदर कंपनसेशन कितना था, 2000, अगर हम 21 की बात करें तो 15 लाख, इनिशियली कंपनसेशन 10 लाख रुपए था। जो लैंड थी, है ना, उसका इनिशियल कंपनसेशन केवल 10 लाख रुपए था और बाद में 2021 में से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 2021 में 15 लाख कर दिया गया, है ना। बाकी कोई भी चीज़ नहीं दी गई। जो हमने अभी बात किए थे LARR एक्ट के अंदर, है ना, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट के अंदर 2013 के, जो देना चाहिए था सरकार ने नहीं दिया। तो ये इश्यूज़ भी अभी रिजॉल्व नहीं हुए। जो नेक्स्ट इशू है वो टाइगर वर्सेस पीपल का है और जो अभी भी बना हुआ है ना। बहुत सारे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो लोगों के रिकॉग्नाइज़ किए जाने थे वो अभी तक नहीं किए गए हैं, स्पेशली टाइगर रिजर्व्स एरिया में। सारा जो है होल्ड किसका है, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का, वो सारी पावर होल्ड की हुई है। जो लोकल लोग हैं उनके राइट्स अभी भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किए जा रहे हैं, स्पेशली टाइगर रिजर्व एरिया में। और जो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, वो अभी भी हो रहा है। पोचिंग की अगर देखें तो इश्यूज अभी भी आ रहे हैं। तो ये जो इशू है पीपल वर्सेस एनिमल, ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं इतने सालों के बाद भी। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है के शेप क्वेश्चंस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। SBI की रिपोर्ट आई है जिसने डिबंक किया है के शेप रिकवरी के क्लेम को। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से के शेप रिकवरी है क्या, इसे समझेंगे। वी शेप रिकवरी क्या होती है, इसे जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं SBI की जो रिपोर्ट है उसके बारे में, जो कि बेसिकली न्यूज़ में थी और इसलिए यह आर्टिकल आया है। जो न्यू रिसर्च रिपोर्ट है SBI की, उसने डिबंक किया है क्लेम ऑफ इंडिया के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। क्या किया है, के शेप रिकवरी जो इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा पोस्ट पैंडमिक क्लेम की जा रही थी कि इंडिया की रिकवरी के शेप हो रही है, उसे पूरी तरीके से फॉल्स माना गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। और ऐसे एविडेंसेस दिए गए हैं जिसके थ्रू ये साबित हो जाए कि जो रिकवरी हो रही है वो के शेप रिकवरी नहीं हो रही है। इंडिया की रिकवरी काफ़ी इक्विटेबल हो रही है, इनइक्वालिटी काफ़ी कम हुई है। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बात की गई है। अब बात करते हैं के शेप रिकवरी की। पेंडेमिक आया, पोस्ट पेंडेमिक जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इंडिया की जो रिकवरी है वो के शेप हो रही है। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ पहले गिरी
उसके बाद दोबारा से बढ़ी, फिर कुछ लोगों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी, कुछ सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़े इकॉनमी में और कुछ सेक्टर बिल्कुल नहीं बढ़े, इवन पिछड़े होते चले गए और ग्रोथ उनकी रुकती चली गई। बहुत सारे लोग पॉवर्टी के अंदर आ गए, ठीक है। बहुत सारे जो एपीएल थे, अबव पॉवर्टी लाइन थे, वो भी पॉवर्टी में आ गए। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग पॉवर्टी में आ गए पोस्ट पैंडमिक, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ नहीं हुई, कुछ सेक्शन की बस ग्रोथ हुई, ठीक है। इसको क्या कहा गया है? के शेप रिकवरी ऑफ इकॉनमी पोस्ट पैंडमिक। सरकार ने क्या क्लेम किया कि इंडिया की जो ग्रोथ है रिकवरी वो वी शेप हुई है। पहले बहुत तेज़ी से गिरा, ग्रोथ नेगेटिव पे पहुंचा और फिर तेज़ी से वापस बढ़ गया जैसे ही पैंडमिक ख़त्म हुआ और सारे सेक्टर में ग्रोथ हुई, इक्विटेबल ग्रोथ हुई। यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है, कुछ सेक्शन की ग्रोथ हो रही है और कुछ सेक्शन की ग्रोथ नहीं हो रही है, इनइक्विटेबल ग्रोथ है, ठीक है। तो इस क्लेम को, के शेप रिकवरी के क्लेम को, जो एसबीआई की रिपोर्ट है उसने फॉल्स करार दिया है, डिबंक करार कर दिया है। कह दिया है कि ये जो बात की जा रही है, क्लेम किया जा रहा है के शेप वाला, ये एकदम फालतू क्लेम है। उसके लिए उसने सबसे पहले जो इंडिकेटर है उसको ही गलत करार दिया है जिससे आप के शेप रिकवरी नापते हैं, है ना। जो जनरली इंडिकेटर होते हैं वो क्या है? टू व्हीलर सेल्स पोस्ट पैंडमिक। इससे हम एस्टिमेट करते हैं कि जो के शेप रिकवरी है वो हो रही है या नहीं हो रही है, कि वी शेप रिकवरी हो रही है। दूसरा जो फ्रेगमेंटेड लैंड है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितनी फ्रेगमेंट हो रही है, इससे भी हम कैलकुलेट करते हैं जो ग्रोथ हो रही है वो इक्विटेबल है या इनइक्विटेबल है, ठीक। तो मान लीजिए टू व्हीलर सेल्स की बात करते हैं। टू व्हीलर लोग कौन खरीदता है? जनरली एपीएल वाले लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं, है ना। इवन मिडिल क्लास लोग भी खरीदते हैं। तो मिडिल क्लास लोग और जो लोअर तबके के लोग हैं वो खरीदते हैं, बीपीएल वाले जनरली नहीं खरीद पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो एपीएल वाले लोग हैं, है ना, अगर सेल्स कम हो जाए पोस्ट पैंडमिक तो हम क्या मानेंगे? एपीएल वाले लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और जो सेल्स है टू व्हीलर की वो कम हो गई है। इसका मतलब ये वाला जो सेक्शन है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और एपीएल वाला, ये बेटर ऑफ नहीं हुआ है, इनकी रिकवरी नहीं हो पाई है अभी तक के, है ना। इन लोगों की दुर्दशा हो गई है इनफैक्ट, और इनकी हालत और ख़राब है क्योंकि सेल्स नहीं बढ़ रही है। कार की सेल्स बढ़ रही है तो जो कुछ सेक्शन है वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर की सेल्स नहीं बढ़ रही है तो ये सेक्शन पिछड़ा रह गया। तो जो रिकवरी होगी वो क्या कहलाएगी? के शेप रिकवरी कहलाएगी। तो ये जो एस्टिमेशन के लिए इंडिकेटर लिया गया है इसको ही खारिज कर दिया है रिपोर्ट ने। क्यों खारिज किया है? रिपोर्ट ने कहा है कि ऐसे पैटर्न्स आ रहे हैं इनकम के, सेविंग के, कंजम्पशन के, एक्सपेंडिचर के, और कई सारे ऐसे पॉलिसी मेजर हैं जिससे लोगों को एम्पावर किया गया है। फॉर एग्जांपल उज्ज्वला एलपीजी दी गई, आयुष्मान भारत हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए, आवास योजना घर दिया गया और मैटरनल नियोनेटल वेलफेयर किया गया। तो ये सारे जो इंडिकेटर है ये दर्शा रहे हैं कि भाई जो रिकवरी हुई है वो के शेप हो ही नहीं सकती। आपने जो मेजरमेंट करने का तरीका अपनाया है वो बहुत पुराना है। ये चीज़ों से आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ कही कि ये भी तो हो सकता है कि लोग जो है फिज़िकल एसेट में खर्चा करने लगे हों, है ना, गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे हों, क्योंकि पैंडमिक के कारण लोगों को डर तो बैठ गया था कि सेविंग्स होना चाहिए, तो उन्होंने गाड़ियों में खर्चा ना किया हो और फिज़िकल एसेट में खर्चा कर दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि छोटी मोटी कार लेना शुरू कर दी हो लोगों ने, जो मिडिल क्लास लोग हैं, बाइक लेना बंद कर दिया हो, तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि टू व्हीलर की सेल नहीं हो रही है तो जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी हालत और ख़राब हो रही है। ये कहना एकदम सर्टेनिटी के साथ सही नहीं होगा। इस रिपोर्ट में ये बातचीत की गई। रिपोर्ट में और भी एविडेंस दिए गए, जैसे कि ज़ोमैटो का एविडेंस दिया कि ज़ोमैटो नॉन मेट्रो एरियाज़ में अगर आप देखें तो उनकी जो इनकम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नॉन मेट्रो एरियाज़ में जो टायर 3 सिटीज़ है, टायर 4 सिटीज़ है, टायर 2 सिटीज़ है, यहाँ पर ज़ोमैटो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ी है,
टायर 3 सिटी में या टायर 4 सिटीज़ में, जो कि मिडिल क्लास लोग होते हैं जनरली। अगर इनकी इनकम बड़ी होगी तभी तो जोमेटो से ले रहे हैं, और तभी जोमेटो को इनकम भी बड़ी होगी। तो ये एक इंडिकेटर है ना इन्होंने दिया है ना। जैसे 2 व्हीलर वाला इंडिकेटर था, उस तरीके से इन्होंने जोमेटो का एग्जाम्पल ले लिया। इस रिपोर्ट में गिनी कोफिशिएंट की बात भी की गई है। गिनी कोफिशिएंट बेसिकली क्या एस्टिमेट करने के लिए निकाला जाता है? इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 है तो ये मान के चलिए कि जो इनइक्वालिटी है वो ना के बराबर है, और अगर 1 है तो इसकी जो देश में इनइक्वालिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। ट्रेडिशनली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0.30 से लेके 0.5 तक के रहती है। ठीक है, ट्रेडिशनली पिछले 70-75 सालों में अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0.5 से अधिक नहीं हुई है, 0.3 के आसपास जनरली रहती है। फिस्कल ईयर 2014 से 2022 के बीच में एस्टिमेशन किया गया है गिनी कोफिशिएंट का। तो 2014 में जो गिनी कोफिशिएंट था वो 0.472 था, और 2022 में ये कितना हो गया है? 0.402 पहुंच चुका है ना। तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब इनइक्वालिटी भी कम हुई है पिछले 10 सालों में। 2014 से 22 के बीच में 8 सालों में गिनी कोफिशिएंट वैल्यू गिरी है, इसलिए इनइक्वालिटी गिरी है। तो के शेप रिकवरी जो लोग कह रहे हैं ये फालतू की बात है रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये एसबीआई के रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन कुछ सवाल अभी उठते हैं। क्या सवाल उठते हैं? अगर सही कह रही है ये रिपोर्ट और के शेप रिकवरी नहीं हो रही है, तो सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना क्यों दे रही है? हाँ, सब्सिडाइज फूड ग्रेन क्यों दिया जा रहा है? एग्रेरियन क्राइसिस नहीं है तो मनरेगा में जो जॉब की डिमांड है वो क्यों बढ़ रही है? हर साल लगभग 5.4% जो है ग्रोथ होती है जॉब की डिमांड में मनरेगा में। और मनरेगा हम समझते हैं कि अगर एग्रेरियन क्राइसिस होता है तभी लोग जॉब लेने के लिए मनरेगा में आते हैं, जिसमें सिर्फ 200 रुपये तक की पर डे की क्या है दिहाड़ी दी जाती है। 200 रुपये दिया जाता है मज़दूर को। इतना कम के लिए अगर लोग आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एग्रेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जो एग्रीकल्चर क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम ये कह दें कि के शेप रिकवरी नहीं हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, खूब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ग्रोथ बहुत इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, तो ये सवाल भी उठते हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल में बातचीत की गई थी। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।